नमस्कार। द पुलिस परिवार में मैं शिकारी पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज आज भी स्वागत करता हूँ। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? स्वागत है सारे लोगों का। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं पाषाण काल के अंतर्गत नव पाषाण काल की। पिछली क्लास में हम लोगों ने नव पाषाण काल के आधारभूत जो बातें हैं, विशेषताएं हैं, उनको जानने समझने का प्रयास हुआ। इसके बाद आपको बताया हुआ था कि तमाम सारे भारत के स्थल है जहां से इस काल के तमाम सारे जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, चीजें बहुत सारी प्राप्त हो रही है और लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हो रही हैं। संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं बताऊं तो भी इतनी सारी चीजें मिल रही है ना, कुछ न कुछ काम की बात भूल ही जाएगी। सारा का सारा तथ्य है और आप जितना पहले से जानते हैं उसकी तुलना में यहाँ पे कम से कम 2 गुनी 3 गुनी बातें देखने को मिलेंगी। आपकी आगे जो भी परीक्षा है उन सबको ध्यान में रख करके एक व्यापक रूप में तमाम सारे तथ्यों का संकलन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पूरा प्रयास है कि पाषाण काल के किसी भी गहराई तक जाकर के प्रश्न पूछे, वह सब कुछ आपकी पकड़ में हो। तो अपना नोट सही बोर्ड पे आज लगा दिया है ताकि मुझे भी कोई काम की बात भूलने की स्थिति न हो। क्लास खत्म होगी, इससे संबंधित पीडीएफ जो है आपको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। एक बार दोबारा से इन सारी चीजों को आंख के सामने से गुजार लीजिएगा। जो भी काम की बातें हैं वो सब कुछ लिखी हुई हैं। आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि उन सारे के सारे तथ्यों को निश्चित रूप से याद भी कर लीजिएगा। नव पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र की बात किया जाए तो नव पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमोत्तर क्षेत्र में तमाम सारे इस काल के स्थल हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पश्चिमोत्तर काल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखने की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि वहां पे हम लोगों ने मध्य पाषाण काल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने गौर किया होगा पश्चिमोत्तर क्षेत्र के विषय में हमने कोई बात नहीं किया। ऐसा क्यों था? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सामान्य तौर पे मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य न के बराबर मिलते हैं। क्लियर है बात? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में न के बराबर साक्ष्य मिलते हैं। ये सारी बातें भी आपको नोट्स में अवश्य देखने को मिलेंगी। बारी बारी से देखने की शुरुआत करते हैं जरा। सबसे पहले पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नव पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं उस पे हम लोग बात की शुरुआत करते हैं। जब पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत बात होती है नव पाषाण काल की, भारतीय उपमहाद्वीप की ही बात करें तो सबसे पहला नाम निकल करके आता है मेहरगढ़ का, और ये सबके लिए चिरपरिचित नाम है, इसमें दो राय नहीं है। इसके अलावा किली गुल मोहम्मद, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे लिखे हुए तमाम सारे स्थानों के नाम आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के क्रम में भी देखने को मिलेंगे। और इसका कारण यह है कि नव पाषाण काल की शुरुआत हो रही है और इसका जो अंत हो रहा है तो एक संक्रमण की स्थिति बीच में ही आपको नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये एक दूसरे से घुले मिले हुए स्थल हैं। एक संक्रमण फेज वाली स्थिति देखने को मिलती है। लगभग 4000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की स्थिति उत्तर भारत में विशेष रूप से एक संक्रमण की स्थिति देखने को मिलती है। बहुत घुला मिला
कल्चर, मिक्स टाइप का कल्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे नवपाषाण कालीन आपको स्थल देखने को मिलेंगे नाम, जो कि बाद में चाहे ताम्रपाषाण हम लोग पढ़ें तब भी देखने को मिलेंगे, या हड़प्पा सभ्यता पढ़ने को मिलेगा तो भी देखने को मिलेगा। इसका कारण यह भी तो है ना कि ऐसा तो नहीं है कि आज प्रयागराज है तो 100 साल पहले, 500 साल पहले प्रयागराज में लोग रहते नहीं थे, और 500 साल बाद, 100 साल बाद भी लोग प्रयागराज में रहेंगे ही। का मतलब यह है कि किली गुल मोहम्मद लिखा हुआ है, दमसाबाद लिखा हुआ है या अंजीरा लिखा हुआ है, तो इस समय काल में लोग रह रहे हैं, इसके बाद वाले समय काल में भी लोग रह रहे हैं। मतलब कभी ना कभी एक समय ऐसा निकल करके आया होगा जब यहाँ पे बसावट के साक्ष्य मिले, और उसके बाद वर्षों तक, सदियों तक बसावट के साक्ष्य मिले, लेकिन एक समय के बाद फिर ऐसा दिखाई दिया कि किन्हीं कारणवश यहाँ पे लोगों ने रहना छोड़ दिया, अन्यत्र कहीं चले गए होंगे। फिलहाल पाकिस्तान में कौन कौन से नवपाषाण काल के स्थल हैं उनमें देखते हैं। मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, अंजीरा, ये तमाम सारे नाम हैं, आप पहले से भी सुनते आ रहे होंगे। स्याह दम्ब, झोब लोरालाई, झोब लोरालाई, सूर जंगल, डाबर कोट, राणा घुंडई, गुमला, जितने काम के सारे स्थल दिखाई दिए, कोशिश किया मैंने कि लगभग सारे ही काम के स्थलों को नोट कर लिया जाए। परीक्षा में जो 4 विकल्प निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है, इस प्रकार के आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये सारा प्रयास किया गया है। रहमान ढेरी, शेरी खान, तराकाई, सराय खोला, कुल्ली नाल घाटी, बालाकोट, मीरी कलात, शाही तंप, चोलिस्तान, बहावलपुर क्षेत्र चोलिस्तान, लोबनार, गली घई, ये तमाम सारे स्थल हैं जो कि वर्तमान पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। फिर से एक बार, कौन कौन से पाकिस्तान में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल है जहां से तमाम सारी खास साक्ष्य मिले हैं, बातों की जानकारी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को भी हम लोग विस्तार से थोड़ा सा देखेंगे आज। किली गुल मोहम्मद, फिर दम्ब सादात, अंजीरा, स्याह दम्ब, राणा घुंडई, डाबर कोट, सूर जंगल, लोरालाई, गुमला, रहमान ढेरी, शेरी खान, तराकाई, सराय खोला, शाही तंप, मीरी कलात, बालाकोट, कुल्ली नाल घाटी, चोलिस्तान, लोबनार, गली घई। इस वजह से ये तमाम सारे नाम लिखा कि एक बार, 2 बार, 3 बार आंख के सामने से गुजरा रहेगा, दिमाग के कोने में रहेगा, तो प्रश्न अगर आ गया और इनमें से कोई नाम रहा तो निश्चित रूप से वो क्लिक कर जाएगा। और अगर इतने सारे नाम नहीं लिखता, आंख के सामने से गुजरा हुआ नहीं रहता, और प्रश्न में यदि आ गया तो निसंदेह मुश्किल कि कभी सुना ही नहीं है, ये कहां से ये शब्द नाम आ जाते हैं। इस प्रकार की किसी भी संभावना से बचने के लिए ही ये तमाम सारे महत्वपूर्ण जो नाम है वो सब कुछ आपके पीडीएफ में देखने को मिलेगा। तो ये सारे स्थान हैं जो कि वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में हैं और नवपाषाण काल से जुड़े हुए प्रमुख क्षेत्रों में से देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे मेहरगढ़ की। मेहरगढ़, जितना आप मेहरगढ़ के विषय में सुने होंगे उससे बहुत ज्यादा बातें हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ स्थित है। कोच्चि का मैदान है,
कोच्चि का मैदान या कई बार कच्ची का मैदान या कोलची का मैदान लिखा हुआ मिल जाता है, एक ही चीज है। कौन सी नदी के किनारे? बोलन नदी के किनारे। ये तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान प्रांत में है पाकिस्तान के, कोच्चि के मैदान में है, बोलन नदी के तट पर स्थित है मेहरगढ़। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार कहा जाता है, एक बात। दूसरी बात, रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, पहले से ये सारी बातें आप जानते होंगे। सरदार घोष, ये नाम बहुतों के लिए नया होगा, सरदार घोष बख्श रायसीनी, ये अंग्रेजी सेवा में एक कर्मचारी रहे और इस क्षेत्र में ये अपना आवास बना करके रहने के लिए गए। कुछ समय के बाद ही टहलने वाले निकले होंगे, कुछ दूरी पर आगे बढ़े होंगे, तो इनको कोई इस तरह के पुरानी चीजें दिखाई दी। इन्होंने फिर सूचित किया, इन्होंने फिर अन्य लोगों को सूचित किया और इनके द्वारा सूचना दिए जाने के बाद, मतलब मेहरगढ़ के विषय में पहली कोई जानकारी इनको मिल रही है और इन्होंने किसी को बताया कि यहाँ पे कुछ पुरानी चीजें हैं, तो इनका नाम निश्चित रूप से अब याद रखने की जरूरत है, घोष बख्श रायसीनी। इन्होंने सूचना दिया, उसके बाद कुछ पुरातत्ववेत्ता डिप्यूट किए गए, डिप्यूट हुए, और वो जो पुरातत्ववेत्ता थे वह फ्रांस की नागरिकता वाले फ्रांसीसी पुरातत्ववेत्ता थे। 1974-75 की बात है। फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक दल जिसका नेतृत्व फ्रांसोया जोरीज कर रहे थे, तो मेहरगढ़ के उत्खनन से जुड़ा हुआ एक दल जो कि फ्रांसीसी दल था, उस फ्रांसीसी दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? फ्रांसोया जोरीज कर रहे थे। अर्थात मेहरगढ़ की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? तो मेहरगढ़ की खुदाई फ्रांसोया जोरीज के नेतृत्व में हुई। आगे बात को ले चलते हैं। यहां उत्खनन कार्य इनके नेतृत्व में आरंभ हुआ। यहां से कुल 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्रकाश में आए हैं। कितने? 7। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मोहनजोदड़ो का हम लोग अध्ययन करते हैं ना, तो 5 स्तर विन्यास वहां से जानकारी में आए हुए, 5 नहीं, वहां से भी 7 स्तर विन्यास जानकारी में आए हुए। और प्रश्न यह पूछा भी गया है, मेहरगढ़ में जब खुदाई का कार्य शुरू हुआ तो वहां से कुल 7 अलग अलग कालक्रम के स्तर विन्यास देखने को मिले। कितने? 7। याद रखने की जरूरत है। यहां से कुल 7 पुरातात्विक, कितने? 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्रकाश में आया, जो कि 7000 ईसा पूर्व से शुरू होकर के 2600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। अर्थात मेहरगढ़ में जो खुदाई का कार्य हुआ, उससे यह पता चला कि मेहरगढ़ में सबसे प्रारंभिक बसावट मानव आबादी 7000 ईसा पूर्व की रही और 2600 ईसा पूर्व तक आते आते मेहरगढ़ का पतन होने लगा और कुछ ही समय के भीतर यहां से लोगों ने कहीं अन्यत्र पलायन करना शुरू कर दिया। अर्थात मेहरगढ़ में जो सभ्यता या संस्कृति का साक्ष्य है वह कब से कब तक, तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक का दर्शन हमें कराता है। क्लियर है बात? याद रहेगा? निश्चित रूप से आसान हो गया है इसकी वजह से। अगर ऐसे नहीं लगाता ना तो बहुत सारी चीजें मुझे भी बताने में मिस हो जाती। ठीक है? और जब यहाँ पे बोर्ड पे मैटर लगा करके और जब मैं आपको ध्यान आकर्षित करा रहा हूं तो निश्चित रूप से दिमाग पे जोर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे या नोट करेंगे ना, तो ये सारी काम की बातें वहां पे बार बार दिमाग में आती रही। क्यों भाई? चले, तो 7000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक का प्रतिनिधित्व यहाँ पे संस्कृति करती है, देखने को मिलता है। अगली बात, यहाँ से
यहां से जीवन निर्वाह पद्धति में आखेटक संग्राहक से पशुपालन और स्थायी कृषि, कृषि नहीं स्थायी कृषि में रूपांतरण के विविध चरण का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अर्थात मानव जाति ने आखेटक संग्राहक जो उनकी पद्धति थी उससे अब आगे बढ़ करके पशुपालन करना शुरू कर दिया और स्थायी रूप से रहते हुए किसी क्षेत्र में कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। तो स्थायी कृषि में रूपांतरण के विविध चरण का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई है। प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती किसे कहा जाता है? मेहरगढ़ को ही कहा जाता है। आमतौर पे नवपाषाण काल की शुरुआत भारत में लगभग 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, लेकिन अपवाद स्वरूप मेहरगढ़ भी है, लहुरा देव भी है, कुलडी हवा पे भी हम लोग बात करेंगे। यह नवपाषाण काल एवं हड़प्पा सभ्यता दोनों ही संस्कृतियों, नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। अर्थात जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। प्राक चरण, विकसित चरण और पतन का काल। जो प्राक चरण है 3500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का, लगभग 1000 का, वह प्राक चरण कहलाता है। और इस प्राक चरण, हड़प्पा सभ्यता का प्राक चरण में मेहरगढ़ दोबारा से नाम देखने को मिलेगा। यहाँ के प्राचीनतम स्तर, मतलब 7 लेयर प्राप्त हुए हैं, 7 लेयर प्राप्त हुए हैं। जो पहला कालखंड है, दूसरा कालखंड है प्राचीनतम स्तर, जो कि 7000 ईसा पूर्व का है, से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात मेहरगढ़ में कृषि की शुरुआत कब? तो मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के प्राप्त। इसके अलावा यहां से इस काल के पशुपालन के साथ ही जौ, गेहूं, कपास, अंगूर, बेर, खजूर, जई आदि फसलों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। दक्षिण एशिया में जौ, गेहूं, कपास की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त। क्यों भाई? ये तथ्य निश्चित रूप से आपको पहले से भी पता होगा कि भारत में या दक्षिण एशिया में जौ, यव, गेहूं, कपास की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? पहले हम लोग पढ़ते थे, 5-7 साल पहले तक हम लोग यह पढ़ते थे कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिल रहा है, लेकिन अब उत्तर बदल गया उसका। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य नहीं, बल्कि यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व में कृषि का साक्ष्य मिल रहा है। अब प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव को लेकर के हो जाता है। आगे बात को ले चलते हैं। उपरोक्त के साथ ही यहां से प्राप्त अन्य जो साक्ष्य हैं, अन्य साक्ष्य जो यहां से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब साक्ष्यों की बात किया जाए तो तमाम सारे फसल के साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें परीक्षा के दृष्टिकोण से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य, जौ का, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहा है। स्थायी कृषि के पूरी की पूरी बस्ती प्राप्त हुई है। लहुरा देव में चावल का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन पूरे के पूरे मानव संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। स्थायी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है। एक बात, स्थायी कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर चावल पूछा जाएगा तो उसका उत्तर लहुरा देव होगा। छोटा छोटा अंतर है, समझने की बात, क्योंकि लहुरा देव में अभी मेहरगढ़ जितना न तो व्यापक खुदाई संबंधी, उत्खनन संबंधी कार्य हुआ है, न तो इस प्रकार के ढांचे की साक्ष्यों की वहां से जानकारी भी प्राप्त हुई है। उपरोक्त के साथ ही यहाँ से अन्य जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, तो मेहरगढ़ से कच्ची ईंट के घर, कमरे,
ईंटों का एक मानक आकार, जैसे हड़प्पा सभ्यता में ईंटों में मानकीकरण हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही मेहरगढ़ में भी ईंटों में मानकीकरण देखने को मिलता है। अन्नागार का साक्ष्य सूक्ष्म पाषाण औजार अर्थात माइक्रोलिथ भी यहां से प्राप्त हो रहा है। नव पाषाण काल का सेल्ट अर्थात हस्तकुठार, सील बट्टा भी प्राप्त हो रहा है। पत्थर के बने बर्तन भी प्राप्त हो रहे हैं। हड्डियों के बने बर्तन औजार, हड्डियों के बने औजार भी प्राप्त हो रहे हैं, जैसे सुई, सुआ सिलने के काम आता है। कच्ची मिट्टी की हस्त निर्मित मिट्टी की बनी हुई मृद मूर्ति, कच्ची मिट्टी की बनी हुई मृद मूर्ति। मृदभांड विहीन मतलब एक ऐसा चरण, एक ऐसा कालखंड जिसमें मिट्टी के बर्तन नहीं हैं, लेकिन कुल 7 लेयर प्राप्त हो रहे हैं। नीचे बढ़ते जा रहे हैं तो पुराना कालक्रम निकल करके आ रहा है, और ऊपरी स्तर पे वर्तमान से जो निकट कालक्रम है वह पहले देखने को मिलेगा। जितनी गहराई में खुदाई हो रही है उतना ही पुराना मटेरियल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो लेयर है वह बाद का है, अर्थात वर्तमान से निकट का है, और जो नीचे वाला लेयर है वह पुराना है। स्पष्ट होगी बात। तो हस्त निर्मित मृद मूर्ति, मृदभांड विहीन मतलब नीचे जाते गए कालखंड 1 वाला या स्तर विन्यास 1 वाला, स्तर विन्यास 2 वाला, वहां पे मृदभांड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर अर्थात कुछ समय के बाद मृदभांड युक्त चरण भी यहां से देखने को मिल रहा है। मृदभांड विहीन कल्चर भी, मृदभांड युक्त कल्चर भी यहां से मिल रहा है। जब मृदभांड युक्त कल्चर मिल रहा है मेरे भाई, तो याद रखने की बात है कि चाक निर्मित मृदभांड, चाक पर बने हुए मृदभांड, मृदभांड कैसे? चित्रित मृदभांड मतलब चित्र बने हुए मृदभांड भी। फिर लिखा हुआ है सिरेमिक मृदभांड, सिरेमिक मृदभांड मतलब पकाकर बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा जैसे आप जानते हैं। सिरेमिक मृदभांड, बहुरंगी मृदभांड, एक से अधिक रंग, एक ही बर्तन पर एक से अधिक रंगों से सजाया गया। रक्त वर्णी मृदभांड, धूसर मतलब ग्रे मृदभांड, बर्तन पकाने की भट्टी, 2 भट्टियां मिली हुई हैं, 2 भट्टियां मिली हुई हैं। इसके अलावा हंसिया भी मिला हुआ है, हाथी दांत भी मिला हुआ है, पक्की मिट्टी और शंख के मनके भी मिले हुए हैं, शंख के मनके। इसके साथ साथ पकी मिट्टी का बना हुआ कुबड़दार बैल भी प्राप्त हो रहा है। तांबे का बना हुआ मनका भी प्राप्त हो रहा है, तांबे का प्रयोग हो रहा है। ताम्र प्रयोग, तांबे के उपयोग की भी प्राचीनतम जानकारी मिल रही है मेहरगढ़ से। तांबे का मनका, जंगली जानवर में जो जो जानवर हैं कि हड्डियों के साथ ही पालतू भैंस, पालतू भैंस लिखा है प्राचीनतम साक्ष्य, अर्थात पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है। बकरी का साक्ष्य भी मिल रहा है, बकरी पालतू है, बकरी पालतू है। जंगली जानवरों में भी यहाँ पे कहीं बकरी लिखा हुआ है, जंगली बकरी भी है और पालतू बकरी, दोनों प्रकार की बकरी, जंगली और पालतू दोनों ही श्रेणी की बकरी के साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ के लोग जो थे मृतकों को अपने घरों के बीच स्थित खुली जगह में दफनाते थे, घरों के अंदर ही खुली जगह में दफनाते थे। गड्ढों में दफनाए जाने के क्रम में कर्मकांड के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कर्मकांड के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, मतलब कुछ न कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हो रही होंगी। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला हुआ है, एक कब्रिस्तान ऐसा प्राप्त हुआ है जिसमें 150 कब्र बने हुए हैं, 150 कब्र
कब्रों में एक साथ दो शव भी मिले हुए हैं। एक साथ दो शव मिलने का मतलब इसको कहा जाता है द्वितीयक शवाधान। क्या कहा जाता है? द्वितीयक शवाधान कहा जाता है। एक साथ दो शव मिल रहे हैं। एक अन्य कब्रगाह में 99 लोगों के कब्र अवशेष देखने को मिल रहे हैं। एक कब्रगाह ऐसा जहां से 150 कब्र, एक दूसरी कब्रगाह ऐसी जहां 99 कब्र। फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि कीमती पत्थर, शिल्प गतिविधि, ताम्र धातु कर्म, लिखा हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त हो रहा है। केश सज्जा युक्त स्त्री मृण मूर्ति भी मिल रही है यहाँ पे, और पुरुष मिट्टी की बनी हुई मृण मूर्ति भी मिल रही है। स्त्री मृण मूर्ति प्रश्न पूछा हुआ है, यह आदि के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हो रहे हैं। फिर से एक बार देखेंगे, दोबारा से लिखा हुआ है, दिमाग में बात पूरी घुस जाए। दोबारा से देखते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से प्रमुख स्थल? मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, दम्ब सादात, अंजीरा, स्याह दम्ब, जोब, लोरा लाई, सूर जंगल, डाबर कोट, राणा भुंडई, गुमला रहमान ढेरी। गुमला रहमान ढेरी कोतवार का पठार, जो नाम सुना है ना, गुमला रहमान ढेरी वही कोतवार पठार वाले क्षेत्र में ही, अर्थात उत्तर पश्चिम का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर एरिया पाकिस्तान का, वहां पे गुमला रहमान ढेरी। शेरी खान, तराकाई, सराय खोला, कुल्लीनाल घाटी महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता में। दोबारा से लोग पढ़ेंगे कुल्लीनाल घाटी को लेकर के, बलूचिस्तान क्षेत्र में ही। बालाकोट, मिरिकलात, शाही तंप, चोलिस्तान, लोबनार, गलीघई आदि, ये पाकिस्तान क्षेत्र में कुछ नवपाषाणिक स्थल हैं। मेहरगढ़ के ऊपर बात करते हैं। लिखा हुआ है मेहरगढ़ कहां पे? बलूचिस्तान प्रांत में। कौन से मैदान? कोच्चि के मैदान। कौन सी नदी? बोलन नदी के किनारे स्थित मेहरगढ़ को बलूचिस्तान का अन्न भंडार कहा जाता है। रोटी की टोकरी उपनाम से भी जाना जाता है। सरदार घौस बख्श राय सीनी की सूचना पर 1974-75 में फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के एक दल, जिसका नेतृत्व जे फ्रांकोया जोरीज कर रहे थे, यहाँ पे उत्खनन कार्य आरंभ हुआ इनके नेतृत्व में। यहां से 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्रकाश में आया है। कितने? 7 पुरातात्विक स्तर विन्यास प्रकाश में आया है। और ये जो 7 लेयर, संस्कृति के 7 लेयर प्रकाश में आए हैं, शुरुआत किस समय से हो रही है यहाँ पे संस्कृति की? 7000 ईसा पूर्व में शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे संस्कृति कब तक अस्तित्व में रही? तो 2600 ईसा पूर्व तक यहाँ पे कल्चर अपने डेवलप कंडीशन में देखने को मिलती है। यहां से मेहरगढ़ से जीवन निर्वाह पद्धति में आखेटक संग्राहक से पशुपालन और अस्थायी कृषि में रूपांतरण के विविध चरण का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ ही है। इसके अलावा नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों ही संस्कृतियों का यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। विकसित चरण का नहीं। विकसित चरण की शुरुआत, हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण की शुरुआत 2500 ईसा पूर्व में हो रही है और 1900 ईसा पूर्व तक विकसित चरण है लगभग 600 वर्ष का। 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक आते आते पतन का चरण है। तो हड़प्पा सभ्यता के विकसित चरण का संबंध मेहरगढ़ से नहीं है। 2600 ईसा पूर्व तक खत्म हो जा रहा है मेहरगढ़।
प्राक हड़प्पा चरण से संबंधित है। ठीक है, अगले पे यहाँ के प्राचीनतम स्तर अर्थात जो कि 7000 ईसा पूर्व का लेयर है, स्तर है, से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। तो कृषि के साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के प्राप्त हो रहे हैं मेहरगढ़ से। पशुपालन के साथ ही जौ के साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य, कपास के, अंगूर के, बेर के, खजूर के, जई आदि फसलों के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। इनमें से जो जौ है, गेहूं है, कपास की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हो रहा है। परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है। उपरोक्त के साथ ही यहां से कुछ और भी चीजें प्राप्त हो रही हैं साक्ष्य के रूप में। क्या? कच्ची ईंट, कच्ची ईंट, पक्की ईंट नहीं, कच्ची ईंट का बना हुआ घर, कमरा, ईंटों के मानक आकार, ईंटों में मानकीकरण, मतलब जो भी ईंट पाई जा रही है, जितने सारे घर पाए जा रहे हैं, एक ही आकार प्रकार के मानकीकरण का मतलब यह है। अन्नागार भी प्राप्त हो रहा है कच्ची ईंट का बना हुआ। इसके अलावा सूक्ष्म पाषाण औजार मतलब माइक्रोलिथ भी प्राप्त हो रहा है। नव पाषाणिक औजार, जो मुख्य औजार है क्या है? हस्त कुठार नहीं, कुल्हाड़ी, पॉलिशदार, वह भी प्राप्त हो रहा है। मतलब सूक्ष्म पाषाण औजार मतलब मध्य पाषाण काल वाला भी, और यहां से नव पाषाण काल वाला भी औजार प्राप्त हो रहा है। सिलबट्टा भी प्राप्त हो रहा है। पत्थर के बने बर्तन भी प्राप्त हो रहे हैं। हड्डियों के बने हुए औजार प्राप्त हो रहे हैं। कच्ची मिट्टी की हाथ से बनी हुई मृण मूर्ति प्राप्त हो रही है। इसके अलावा ये जो मृण मूर्ति है पुरुष वाली है, स्त्री मृण मूर्ति भी प्राप्त हो रही है। मृदभांड विहीन और मृदभांड युक्त चरण भी प्राप्त हो रहा है। चाक निर्मित मृदभांड, चित्रित रूपी मृदभांड, सिरेमिक मृदभांड, बहुरंगी मृदभांड, रक्तवर्णी मतलब लाल मृदभांड, धूसर मतलब ग्रे मृदभांड, बर्तन बनाने की भट्टी, बर्तन बनाने की भट्टी, भट्टी मतलब पकाना, ठीक है, हंसिया, हाथी दांत, पकी मिट्टी और शंख के बने हुए मनके, पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल खिलौना के रूप में, तांबे के बने मनके, जंगली जानवर की हड्डियों के साथ ही पालतू भैंस, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हो रहा है। बकरी का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ के लोग मृतकों के साथ क्या व्यवहार करते थे? मृतकों को घरों के बीच ही खुली जगह में दफनाते थे, आंगन जैसा हो गया। गड्ढों में दफनाए जाने के क्रम में कर्मकांड के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। कब्रिस्तान का साक्ष्य एक मिल रहा है जिसमें कुल 150 कब्र हैं। कुछ कब्रों में एक साथ 2 शव के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। एक अन्य कब्रगाह है जिसमें 99 लोगों के कब्र अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहां से तमाम सारे अर्ध कीमती पत्थर, अर्ध कीमती, ये जो फिरोजा, लाजवर्द, मणि आदि पत्थर के रूप है ना, पत्थर के प्रकार, इन्हें अर्ध कीमती पत्थर कहा जाता है। अर्ध कीमती पत्थर। शिल्प गतिविधि मतलब हाथ से कताई बुनाई टाइप वाली चीजें, ठीक है। ताम्र धातु कर्म, भारतीय उपमहाद्वीप में तांबे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य। केश सज्जा युक्त स्त्री मृण मूर्ति मतलब एक महिला की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसमें जूड़ा, बाल वगैरह जो बना हुआ होता है वैसे आदि के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई होंगी, क्यों भाई? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? एक बार बताएं। आगे बात को ले चलते हैं। मेहरगढ़ से इतने विविध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि मेहरगढ़ को एक विशेष प्राचीन स्थल माना जाता है। खुदाई के दौरान, अब एक और तथ्य महत्वपूर्ण, मेहरगढ़ में कितने बड़े आकार में खुदाई हुई है।
200 हेक्टेयर क्षेत्र में, कितना, 200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका आकार ज्ञात हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे राखीगढ़ी हम लोग पढ़ते हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, तो मोहनजोदड़ो में लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में खुदाई का कार्य हुआ है। और राखीगढ़ी आने वाले दिनों में किताबों में लिख करके आ जाएगा कि अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी है, जबकि वर्तमान में अभी मोहनजोदड़ो ही हम लोग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो के 5 किलोमीटर की तुलना में राखीगढ़ी भारत में ज्यादा बृहद स्तर से साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। फिलहाल 200 हेक्टेयर क्षेत्र में मेहरगढ़ से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की प्राचीन बस्ती को संभवतः 2600 से 2000 ईसा पूर्व के बीच त्याग दिया गया। 2600 से 2000 ईसा पूर्व के बीच त्याग दिया गया, मतलब एक मोटा अनुमान लगाया लोगों ने, रिसर्च के आधार पे। एग्जैक्ट नहीं बताना हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि रिसर्च आधारित है, मोटी बातें हैं। 2600 से 2000 के बीच धीरे धीरे करके लोगों ने पूरी तरह से छोड़ दिया, त्याग दिया। और यहाँ के लोग यहाँ से लगभग 5 मील दूर कहां जा बसे? नौशारों में जा बसे थे। पाकिस्तान में ही नौशारों बहुत फेमस जगह है। नौशारों में मेहरगढ़ को छोड़ करके लोग जाकर के बसे। मेहरगढ़ ने इस क्षेत्र में संभवतः कई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को जन्म दिया। मतलब मेहरगढ़ छोड़ करके लोग अन्य क्षेत्रों में जा बसे और वहां पे नई कल्चर की शुरुआत किया। तांबे की जानकारी तो मेहरगढ़ वालों को हो चुकी है, तांबे का उपयोग करना भी शुरू कर चुके थे मेहरगढ़ के लोग, अपवाद स्वरूप। उस काल में अन्य क्षेत्रों में तांबे का उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन मेहरगढ़ के लोगों ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया। जहां ये लोग जा रहे हैं जिन क्षेत्रों में, वहां पे पत्थर के साथ साथ तांबे के भी उपकरण बनाए जा रहे हैं। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों को जन्म देने का भी कार्य किया मेहरगढ़ के लोगों ने। इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में, जो कि मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा निर्मित रही, ऐसी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में कौन कौन से? कोटदीजी संस्कृति, आमरी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, नाल, हाकरा, आहार, ये सारे नाम पहले भी आपने सुने होंगे, आदि शामिल हैं। इन सारे स्थलों से ताम्रपाषाणिक कल्चर की जानकारी प्राप्त होती है और ये वही स्थल हैं जहां पर ताम्रपाषाणिक कल्चर की शुरुआत करने वाले मेहरगढ़ को छोड़ करके जाने वाले लोग थे। जो पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता की पूर्वज संस्कृतियां थी, मतलब इन्हीं से धीरे धीरे, इन्हीं कल्चर से धीरे धीरे क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता जैसी विकसित सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है, मेहरगढ़ से लोग उस स्थान को छोड़ करके आसपास के अन्य क्षेत्रों में फैले, नई नई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां निकल करके आई। उसी क्रम में विकसित हड़प्पा चरण इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के फलस्वरूप ही देखने को मिलता है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको जानकारी होगी शायद पहले से कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी, हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का अस्तित्व देखने को मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ जाए। हाँ सुप्रिया जी, लिख दिया था, हटा भी दिया। चले, किली गुल मोहम्मद में फेयर सर्विस, पूरा नाम वॉल्टर ए फेयर सर्विस, ने उत्खनन कार्य कराया था। अब एक एक दो दो लाइन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। किली गुल मोहम्मद, निश्चित रूप से आपको नहीं पता होगा यहाँ पे उत्खनन कार्य किसने कराया, लेकिन फेयर सर्विस के बारे में तो खूब अच्छे से पता है। किली गुल मोहम्मद में फेयर सर्विस ने उत्खनन कार्य कराया, एक बात।
किलीगुल मोहम्मद एवं दम्ब सादात से प्राप्त मृदभांड को कच्ची बेग मृदभांड नाम दिया गया है। कच्ची बेग मृदभांड, बिल्कुल नया तथ्य आपके लिए। क्यों भाई? जी, कच्ची बेग मृदभांड, बहुतों को यह नाम पहली बार देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा। इन क्षेत्रों में एक स्थान है कच्ची बेग। इन क्षेत्रों में तमाम सारे मृदभांड प्रयोग में लाए जा रहे हैं और कच्ची बेग से पहला स्थान है कच्ची बेग, जहां से इस क्षेत्र का पहला मृदभांड ज्ञात होता है। तो उस क्षेत्र के नाम पर ही मृदभांड का नामकरण कर दिया गया, कच्ची बेग मृदभांड। तो कच्ची बेग मृदभांड का संबंध किस काल से है? नवपाषाण काल से है। एक बात, कच्ची बेग मृदभांड निम्नलिखित में से किन स्थान से प्राप्त हुए हैं? जैसे आपने सुना होगा कि एक बार प्रश्न आया है टोगाऊ मृदभांड को लेकर के। क्यों भाई? जिन लोगों ने पहले पेपर दिया होगा, पेपर देखा होगा, उनको पता होगा टोगाऊ मृदभांड एक प्रश्न पूछा हुआ, और जब पूछा हुआ था तो निश्चित रूप से उस समय लोगों को तनिक भी जानकारी नहीं, और मेरी ओर से प्रयास यही किया जा रहा है कि आगामी भविष्य में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न रहे, सब कुछ हमारा जाना सुना हुआ रहे, जितना हम अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं। तो दम्ब सादात और किलीगुल मोहम्मद से जो मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें क्या नाम? कच्ची बेग मृदभांड नाम दिया गया है। एक बात, इन दोनों ही जगहों से। लेकिन अब अकेले दम्ब सादात की बात करते हैं। दम्ब सादात से ही क्वेटा मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है। दम्ब सादात से ही क्वेटा मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है। क्वेटा मृदभांड का स्वरूप कैसा है? हल्के पीले रंग के, जिन पर काले रंग से डिजाइन बनाया गया है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेटा मृदभांड कहां से? दम्ब सादात से, बस ध्यान में रखें। विशेष शैली के बर्तन मिले हैं, यहीं से कई प्रकार की आकृतियां बनी। धूसर मृदभांड भी प्राप्त हो रहा है। मतलब दम्ब सादात से 3 मृदभांड की हम लोगों ने बात किया, कच्ची बेग मृदभांड, क्वेटा मृदभांड और धूसर मृदभांड। 3 प्रकार के मृदभांड यहां से प्राप्त हो रहे हैं। ऊपर हमने देखा, जब मेहरगढ़ पढ़ रहे थे, तो अलग अलग रंग के मृदभांड वहां से जानकारी में आए हुए। आगे बात को ले चलते हैं अंजीरा की बात। अंजीरा और स्याह दम्ब, अंजीरा और स्याह दम्ब स्थलों में उत्खनन कार्य ब्रिटिश कार्डी के द्वारा कराया गया था। ब्रिटिश कार्डी के द्वारा कराया था। यहां से चाक निर्मित पीत मृदभांड, पीत मृदभांड, पीत मृदभांड को कहा गया है बफवेयर। बफवेयर, चाक निर्मित पीत मृदभांड, जिसे बफवेयर कहा गया है। इसके अलावा लाल पुताई वाले मृदभांड, जिन्हें रेड स्लिप्ड वेयर कहा गया है। इसके अलावा चमकदार धूसर मृदभांड, जिन्हें बर्निश्ड ग्रे वेयर कहा गया है। टोगाऊ मृदभांड, टोगाऊ मृदभांड क्या होता है? लाल बर्तन के ऊपर काले रंग से डिजाइन, और ऊपरी सतह पर मान ले ऐसा कुछ बर्तन है, और ऊपरी सतह पर विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां, यहाँ पे आकृतियां, यहाँ पे ग्रीवा पे, बाहरी ग्रीवा पे आकृतियां, टोगाऊ मृदभांड। इसके अलावा जरी मृदभांड, एक और मृदभांड का स्वरूप मिला, टोगाऊ मृदभांड, रेड स्लिप्ड वेयर, टोगाऊ जरी मृदभांड। जरी मृदभांड क्या होता है? सफेद रंग से चित्र बना हुआ, काले रंग की बाहरी रेखाएं, बाहर काले रंग की रेखाएं बनाई गई हैं। ये मतलब नहीं है, बस जरी मृदभांड, टोगाऊ मृदभांड, रेड स्लिप्ड, इस प्रकार से याद रखना है। आदि पाए गए हैं। राणा घुंडई, फिर से एक बार देखते हैं।
अंजीरा और स्याह दंब में उत्खनन कार्य ब्रिटिश कार्डी के द्वारा कराया गया। चाक निर्मित पीत मृद भांड जिसे बफ वेयर कहा गया है। रेड स्लिप्ड वेयर लाल पुताई वाले लाल रंग के मृद भांड। इसके अलावा दूसर मृद भांड अर्थात चमकदार बर्निश्ड मतलब चमक बर्निश्ड ग्रे वेयर, टोगाऊ मृद भांड, जरी मृद भांड आदि पाए गए हैं। राणा घुंडई का उत्खनन कार्य ब्रिगेडियर रॉस ने कराया शुरुआत में, और कुछ समय के बाद लगभग 20 वर्षों के बाद ब्रिगेडियर रॉस ने यहां पे 1930 के आसपास उत्खनन कार्य कराया था। फेयर सर्विस ने 1950, फेयर सर्विस जब भी उत्खनन कराएंगे 1950 के आसपास कराएंगे कहीं भी भारत में। तो शुरुआत में ब्रिगेडियर रॉस ने राणा घुंडई, वही जो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ते हैं घोड़े का दांत मिला हुआ है, नहीं, ब्रिगेडियर रॉस ने यहाँ पे, और कुछ समय के बाद फेयर सर्विस ने यहाँ पे उत्खनन कार्य कराया था। यहां से हस्त निर्मित, चाक निर्मित नहीं, हस्त निर्मित सादे मृद भांड पहले प्राप्त हुए हैं। बाद वाले चरण में चाक निर्मित लाल पीले मृद भांड प्राप्त हो रहे हैं। इनके साथ साथ पालतू मवेशियों की हड्डियां, घोड़े के दांत भी यहां से प्राप्त हो रहे हैं। राणा घुंडई भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करेंगे। गोमल नदी घाटी क्षेत्र में, गोमल नदी घाटी, गोमल जानकारी होगी कि गोमल नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। गुमला और रहमान ढेरी से क्या प्राप्त हो रहा है? तांबा और कांसा की वस्तुएं। कितना महत्वपूर्ण हो गया? तांबा और कांसा की वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं। विशाल सामुदायिक चूल्हे प्राप्त हो रहे हैं। अलंकृत मृद भांड प्राप्त हो रहे हैं। स्त्री मृद मूर्ति प्राप्त हो रही है। कहां से? गुमला रहमान ढेरी क्षेत्र से। कई सारे लेयर्स खुदाई में प्राप्त हो रहे हैं। अब हर स्थान पे मैंने यह नहीं लिखा हुआ है कि यहां से 3 लेयर प्राप्त हो रहा है खुदाई में, या फिर 4 लेयर या 5 लेयर। वो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, याद भी नहीं होगा सारे स्थलों में। लेकिन किस स्थान से कौन कौन सी चीज प्राप्त हो रही है, पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है, और उतना कम से कम हमें ध्यान में रखना है। सरायखोला पाकिस्तान स्थित से सादे हस्त निर्मित लाल भूरे मृद भांड, टेराकोटा पकी मिट्टी के बने खिलौने और पहिए प्राप्त हो रहे हैं। पहिए का भी साक्ष्य प्राप्त हो रहा है सरायखोला से। बलूचिस्तान क्षेत्र की बात करें तो कुल्ली नाल, बलूचिस्तान क्षेत्र में कुल्ली नाल आमतौर पे कहा जाता है, रोमिला थापर ने कहा हुआ है, रोमिला थापर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में कुल्ली नाल क्षोभ जैसी पूर्ववर्ती संस्कृतियों की भूमिका थी। फेयर सर्विस ने धर्म की भूमिका बताई हुई है। जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो ये सारी बातें वहां पे फिर से दोबारा देखने को मिलेंगी। कुल्ली नाल घाटी, नवपाषाण काल, बलूचिस्तान क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है। नाल घाटी की बात हो रही है। नाल नाम की नदी है, ठीक है। गोल पत्थर का उपयोग हुआ है यहां पे संरचना बनाने में, संरचना निर्माण में, घर आदि के निर्माण में गोल पत्थर का प्रयोग हुआ है। अनेक शवाधान प्राप्त हो रहे हैं। मनका की माला प्राप्त हो रही है। स्फटिक पत्थर का बना लटकन लॉकेट प्राप्त हो रहा है। बहुरंगी मृद भांड प्राप्त हो रहा है, मतलब एक ही बर्तन पे अलग अलग रंग का प्रयोग, जिन पर विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय और प्राकृतिक आकृतियां, नीले, लाल और पीले रंग के बर्तनों में कौन कौन से, मृद भांड में कौन कौन से? तश्तरी, लोटा, कटोरी, कनस्टर आदि इस काल के यहां से प्राप्त होने वाले मृद भांड हैं, पर निर्मित हैं। तांबा, निकिल और सीसा के मिश्र धातु से बनी आरियां प्राप्त हो रही हैं। कहां से? नाल घाटी से।
कुल्ली नाल क्षोभ निश्चित रूप से आगे के लिए तैयार रखिएगा। कुल्ली नाल क्षोभ पिछले 10 वर्ष की अगर बात किया जाए तो कुल्ली नाल क्षोभ से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, आगामी परीक्षा के लिए ध्यान में रखिएगा। जल प्रबंधन प्रणाली कहां से? नाल घाटी से, नाल क्षेत्र से, बलूचिस्तान के नाल घाटी क्षेत्र से नवपाषाण कालीन जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब बात करेंगे कुल्ली की। कुल्ली क्षेत्र से पत्थरों से बने कई कमरों वाली संरचनाएं, कई कमरे मतलब एक घर में कई कमरे पत्थर से बने हुए, विभिन्न अर्ध कीमती पत्थरों के मनके, हड्डियों की बनी चूड़ियां, तांबा, सीसा और सोना की कुछ वस्तुएं, अत्यधिक अलंकृत मृदभांड आदि साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं कुल्ली घाटी क्षेत्र से। ठीक है, कुल्ली घाटी क्षेत्र से। इसके अलावा चोलिस्तान की बात करते हैं। बहावलपुर चोलिस्तान, ये बंजर एरिया है, मरुभूमि क्षेत्र है, घग्गर हाकरा नदी का क्षेत्र है, यह भी पाकिस्तान क्षेत्र में विस्तार घग्गर हाकरा नदी का। रफीक मुगल ने अनेक प्रारंभिक ग्रामीण बस्तियों की खोज यहां पर की है। प्रश्न पूछे, बहावलपुर चोलिस्तान क्षेत्र में उत्खनन कार्य किसने कराया? रफीक मुगल ने। घग्गर हाकरा क्षेत्र में किसने? रफीक मुगल ने। अनेक सारे यहां से प्रारंभिक बस्तियों की, ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य इन्होंने प्राप्त किए हैं। यहां से प्राप्त मृदभांडों को हाकरा मृदभांड, हाकरा मृद कहां से? बहावलपुर चोलिस्तान क्षेत्र से नाम दिया गया है। ये मृदभांड हस्त और चाक निर्मित हैं, मतलब हाकरा मृदभांड हाथ से भी बने हुए हैं और चाक से भी बने हुए हैं, चाक निर्मित है। उल्लेखनीय है कि बनवाली, जलीलपुर, हड़प्पा, कुणाल, भिराना, जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे ये सब आएंगे नाम, हड़प्पा सभ्यता काल के हैं ये सारे। बनावली, जलीलपुर, हड़प्पा, कुणाल, भिराना आदि से भी ऐसे ही हाकरा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मतलब यह समझा जा सकता है कि बहावलपुर चोलिस्तान का जो नवपाषाणिक क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता के उदय में, हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने में इन पुरानी पूर्ववर्ती संस्कृतियों की प्रमुख भूमिका रही होगी। कॉन्सेप्ट निकलता है ये। भिराना की बात किया जाए, हरियाणा का भिराना, भिराना से हाकरा मृदभांड के अलावा अन्य प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण, हाल फिलहाल में बहुत सारा उत्खनन हुआ है भिराना क्षेत्र में, हरियाणा में, और बहुत सारे प्रकार के मृदभांड की जानकारी मिली है यहां से। भिराना, हरियाणा, हाकरा मृदभांड तो यहां से प्राप्त हो ही रहा है। इसके अलावा गोटेदार मृदभांड, हल्के भूरे लेप वाले मृदभांड, इसके अलावा काले चमकदार मृदभांड, हल्के पीले मृदभांड, द्विवर्णी, द्विवर्णी मतलब दो रंग, एक ही बर्तन पर दो रंग, द्विवर्णी मृदभांड, रक्तवर्णी मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। भिराना बहुत महत्वपूर्ण स्थान के रूप में हाल फिलहाल में जाना गया है। मुंडीगाक की बात करते हैं। मुंडीगाक, जब हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में प्राक हड़प्पा चरण जो है 3500 से 2500 वाला, वहां पे हम लोग मुंडीगाक का अध्ययन करते हैं, जबकि मुंडीगाक अफगानिस्तान क्षेत्र में, जबकि जब विकसित हड़प्पा चरण पढ़ते हैं तो शोर्तघई अफगानिस्तान क्षेत्र में एक स्थल हमें देखने को मिलता है। प्राक हड़प्पा चरण में मुंडीगाक, विकसित हड़प्पा चरण में हम लोग शोर्तघई का अध्ययन करते हैं, याद होगी बात। तो ये क्या है? मुंडीगाक, प्राक हड़प्पा चरण। प्राक हड़प्पा चरण का मतलब क्या है? 3500 से 2500 प्राक हड़प्पा चरण है ये। और प्राक हड़प्पा चरण के ठीक पहले क्या है? नवपाषाण काल चल रहा है ना भाई, नवपाषाण काल, और ये फिलहाल नवपाषाण काल का साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहा है और यहां से इसका भी साक्ष्य मिल रहा है।
तो मुंडीगाग दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान क्षेत्र में यहां पे उत्खनन कार्य जे.एम. कसाल ने कराया था। बस एक लाइन की बात यहां पे लिखा हुआ है। जब प्राक हड़प्पा चरण पढ़ेंगे तो 8-10 तथ्य मुंडीगाग से संबंधित देखने को मिलेगा। मुंडीगाग स्थल में उत्खनन कार्य किसने कराया है? जे.एम. कसाल नामक व्यक्ति ने कराया है। कुछ लास्ट बातें। स्वात घाटी पाकिस्तान में स्वात घाटी बेसिकली देखा जाए तो पीओके और उत्तर पूर्व पाकिस्तान का जो कश्मीर, भारतीय कश्मीर से सटा हुआ एरिया है, स्वात नदी उधरी से बहती है। स्वात घाटी में कौन से क्षेत्र है? लोबनोर, कलाको दीरे और लोबनोर, स्वात घाटी पाकिस्तान में। स्थल से गर्त आवास की प्राप्ति हुई है। हम लोग जब गर्त आवास का अध्ययन करते हैं तो बुर्ज होम का अध्ययन, कश्मीर में गुफ कराल का अध्ययन करते हैं, और वहीं सटा हुआ ही थोड़ी सी दूर में ही स्वात घाटी का क्षेत्र लोबनोर और कलाको दीरे नामक स्थान से भी गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। गर्त आवास को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, लेकिन वह कल बताऊंगा आपको। कनिंघम आदि लोगों के द्वारा रिसर्च किया गया और गर्त आवास के विषय में तमाम सारी नई जानकारी भी देखने को मिलती है, वो कल मैं बताऊंगा। लेकिन अगली क्लास में लोबनोर और कलाको दीरे स्थल से गर्त आवास की जानकारी मिली है। प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कहां से गर्त आवास का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से कहां से गर्त आवास के साक्ष्य नहीं मिले हुए हैं? बुर्ज होम भी है, फिर इसके अलावा गुफकराल भी है, लोबनोर भी देखा, कलाको दीरे भी देखा। आगे स्वात घाटी के ही गली घई, लोबनोर, अलीग्राम, बीरकोट घुमड़ी, खेरारी, लालबटाई, तिमारगढ़ आदि स्थलों से विविध प्रकार के शवाधान की जानकारी मिली है। विविध प्रकार के शवाधान में कैसे कैसे? संकुचित आंशिक पात्र मतलब बर्तन में शवाधान, बहुल शवाधान मल्टीपल। तो कहने का मतलब कि स्वात घाटी क्षेत्र में तमाम सारे नवपाषाणिक स्थल हैं। कुछ स्थलों से जैसे लोबनोर, कलाको दीरे स्थल से गर्त आवास की जानकारी मिली है। इसके अलावा स्वात घाटी क्षेत्र में तमाम सारे अन्य नवपाषाणिक स्थल हैं पाकिस्तान क्षेत्र के ही, जैसे गली घई, लोबनोर, अलीग्राम, बीरकोट घुंडई, खेरारी, लालबटाई और तिमारगढ़ आदि। यहां से इन सारे स्थलों से अर्थात स्वात घाटी के अधिकांश स्थलों से विभिन्न प्रकार के शवाधान की जानकारी प्राप्त हो रही है। आज की क्लास में इतने पे हम लोग बात रोकेंगे। अभी थोड़ी देर बाद ही आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बार सरसरी निगाह से वहां से देख लीजिए। सेम यही बात, वही पीडीएफ ही यहां पे लगा दिया गया है। ठीक है, कोशिश करिएगा जितना मैक्सिमम याद हो सकता है याद करने का प्रयास करिएगा। मैं अपनी ओर से काम की कोई बात नहीं छोड़ रहा हूं। मुझे नहीं पता है क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। अपना काम है जितना अन्य लोग अध्ययन करते हैं उससे कुछ ज्यादा अध्ययन हमें करना है। परीक्षा निश्चित रूप से पास हो जाएंगे अगर इस मानसिकता के साथ हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मैं दावे से कहता हूं आप में से भी कोई इतना विशद रूप में मेहरगढ़ और नवपाषाण काल में पश्चिमोत्तर क्षेत्र पाकिस्तान के तमाम सारे क्षेत्रों के विषय में इतने डिटेल में आज तक नहीं पढ़े होंगे। अगली क्लास में हम लोग अब उत्तर भारत के अंतर्गत कश्मीर के हिमाचल से भी नवपाषाण काल के 3-4 स्थानों की, कांगड़ा घाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों की जानकारी मिली हुई है। जो भी 1-2 लाइन की खास बात होगी वो देख लेंगे। कश्मीर में बहुत सारे स्थलों की जानकारी मिली है। 8-10 स्थलों के नाम आंख के सामने से जरूर गुजरना चाहिए। मुख्य फोकस होगा लेकिन गुफकराल के विषय में, बुर्ज होम के विषय में,
जब कश्मीर के विषय में ये पूरा अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे ऐसे करके सारे स्थलों के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। अभी कम से कम 2-3 क्लास इस पे हम लोग और करेंगे, तब जाकर के विधिवत रूप से यह समाप्त होगा। कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखेगा। मिलते हैं फिर।